हेलो एवरीवन। आज हम लोग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे इस जो टॉपिक का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इससे आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर आता है, मतलब बोल सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल भी आता है और साथ ही साथ बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है। मतलब इस डिफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड जो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है। तो हम लोग दोनों ही चर्चा करेंगे, डिफिनेशन को भी और न्यूमेरिकल्स को भी। तो इसका टॉपिक टर्म पहले समझिए। ब्लास्टिंग में आज का टॉपिक रहेगा बर्डन और स्पेसिंग। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं बर्डन क्या होता है और स्पेसिंग क्या होता है, दोनों का बारीकी से हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है। वैसे तो पहले से भी बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुनते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि बेस तरीके से उसको समझ नहीं पाते हैं और जिसके कारण सब्जेक्टिव भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको ड्राइंग से भी दिखाएंगे, साथ ही साथ डेफिनेशन दिखाएंगे। ठीक है। तो पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, बर्डन क्या होता है। तो बर्डन का डेफिनेशन नोट कीजिएगा कि ओपन कास्ट माइंस में किसी बेंच एज, ओपन कास्ट माइंस में किसी बेंच एज, बेंच एज का मतलब होता है बेंच का किनारा। ठीक है। किसी बेंच का किनारा या उसको फ्री फेस भी बोलेंगे, फ्री फेस से फर्स्ट होल लाइन, फर्स्ट होल लाइन या बोल सकते हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट रो की दूरी बर्डन कहलाती है। क्या बोला गया? बेंच एज यानी थ्री फेज से पहला जो होल लाइन होती है, यानी पहला जो रो होता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बर्डन कहते हैं। ठीक है। साथ ही साथ बोला गया कि एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन के बीच की दूरी भी बर्डन कहलाती है। यानी बर्डन का दो बोल सकते हैं कि कंडीशन हो गया। ठीक है। एक हो गया कि बेंच एज यानी फ्री फेस से पहला होल लाइन का दूरी भी बर्डन, और साथ ही साथ एक होल लाइन से दूसरा होल लाइन का भी दूरी बर्डन है। ठीक है। तो इससे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ फ्री फेस से पहला होल लाइन का दूरी को बटन मान लेते हैं और एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का दूरी को बटन इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण से गलती होता है। तो आपको दोनों ही बर्डन लेके चलना है, मतलब दोनों ही बर्डन कहलाता है। हाँ, क्यों कहलाता है वो भी हमें अभी ड्राइंग से बताएंगे कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो एक ड्राइंग बताते हैं आपको, पहले बर्डन को ही क्लियर करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक ओपन कास्ट माइंस का बेंच दिख रहा है। इसमें हम लोग होल तैयार करते हैं ब्लास्टिंग के पर्पज से। ब्लास्टिंग के पर्पज से जब होल तैयार करते हैं ना, तो उसी ब्लास्टिंग के पर्पज से जब होल डिजाइन होता है तो उसमें ही बर्डन और स्पेसिंग टर्म आता है। ठीक है। बात ब्लास्टिंग में ये दोनों ही टर्म काफी इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं कि इस बेंच में हम लोग ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, तो ब्लास्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले होल तैयार करना होगा। तो ये होल तैयार कर रहे हैं। ये वन रो कहलाएगा, एक लाइन, एक लाइन। इसके पीछे दूसरा लाइन हो गया, दूसरा लाइन। इसके पीछे और लाइन भी है। इस तरह से कई लाइन हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह से कई लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रो किसको कहते हैं। रो यानी लाइन, रो यानी लाइन किसको कहते हैं? होल लाइन। ठीक है। क्योंकि लाइन यदि हम बात करें तो लाइन, इसको भी लाइन कहा जा सकता है, एक लाइन। ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक होल है।
ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ऐसा भी कोई लाइन काउंटिंग कर सकता है, कोई ऐसा भी लाइन काउंटिंग कर सकता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसा। तो लाइन बोलेंगे किसको? लाइन तो दोनों तरफ से काउंटिंग हो जा रहा है, तो लाइन कहा जाएगा किसको? तो याद रखिएगा, लाइन पहचानने का तरीका, क्योंकि जब तक आप लाइन को नहीं पहचानेंगे, यानी जब तक आप होल का रो को नहीं पहचानेगा ना, तब तक आप इसके डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले है होल का रो को पहचाने कि रो बोलेंगे किसको, इस डायरेक्शन में या फिर ये डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मार्किंग करना है कि बेंच का एज कौन सा है। ये जो है ना, ये बेंच का एज है। यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर गिर जाएंगे। बेंच का हाइट हो गया ये, ठीक है, ये हाइट हो गया, ये स्लोप हो गया, तो ये आपका बेंच का एज हो गया। बेंच एज, बेंच एज यानी बेंच का किनारा, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को ही कहा जाता है फ्री फेस। फ्री फेस, फ्री फेस क्यों बोल रहे हैं? थ्री फेज बोलने का मतलब होता है कि ये जो होल जो टूट के थ्रो करेगा, ठीक है, ये जो मटेरियल जब टूटेगा तो ये इस साइड में ही थ्रो करेगा, मतलब जिधर आपका खाली एरिया है, होल का आगे साइड में जिधर खाली एरिया है, ठीक है, वो आसानी से उसमें टूट के वो थ्रो करेगा, यानी फ्रेगमेंटेशन अच्छा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो खाली एरिया रहता है, इस खाली एरिया को ही फ्री फेज कहा जाता है। ठीक है, किसी भी ब्लास्टिंग में, चाहे अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग हो चाहे ओपन कास्ट ब्लास्टिंग हो, फ्री फेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप बिना फ्री फेज वाला एरिया में यदि ब्लास्टिंग करते हैं तो वहां पर बहुत सारे उसका डिमेरिट हो सकता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन नहीं अच्छा आएगा, फ्लायरो ज्यादा होगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि आपका आउटपुट बहुत कम आएगा, ये सब प्रॉब्लम होता है। इसलिए फ्री फेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम ब्लास्टिंग करेंगे तो आगे साइड एरिया खाली रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस एरिया को हम फ्री फेस बोल रहे हैं। ये जो एरिया हो गया, ये फ्री फेस हो गया। ठीक है, या इसी को बेंच एज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हम लोग होल्ड तैयार करते हैं ना, तो बेंच एज यानी फ्री फेस का जो लाइन है, ठीक है, फ्री फेस का जो लाइन है उसके पैरेलल में जितना लाइन आता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग होल लाइन या फिर रो। ठीक है, ये क्या बोले कि बेंच एज यानी बेंच का जो किनारा है, ठीक है, इसके पैरेलल में जितने लाइन होते हैं ना, ये होल का लाइन या फिर रो कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो लाइन कितने हो गए देखिएगा, ये लाइन हो गया एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, यानी यहाँ पर हम 3 लाइन होल किए हैं, यानी 3 रो होल किए हैं। ठीक है, रो इसको कभी नहीं कहा जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ठीक है, और ये इसका पैरेलल लाइन हो गया। तो पैरेलल लाइन जो है ना, उसी को रो कहा जाता है। तो रो का पहचान हो गया। अब देखिए, अब जब रो का पहचान हो गया, यहाँ पर 3 रो यहाँ पर होल किए हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो हो गया, 3 लाइन होल किए हैं। अब आपको डिफिनेशन आसानी से समझ जाइएगा। बोला कि बर्डन क्या होता है, तो ओपन कास्ट माइंस में किसी बेंच एज या फ्री फेस से फर्स्ट होल लाइन, फर्स्ट होल लाइन या फर्स्ट होल रो की दूरी बर्डन कहलाती है। अब देखिए, ये बेंच एज हो गया यानी फ्री फेस हो गया, इसका पहला होल लाइन कौन हो गया? ये पहला होल लाइन हो गया। तो इसका जो बीच का डिस्टेंस है ना, इसका जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? बर्डन कहलाएगा, बर्डन। ठीक है, बेंच एज से पहला होल लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है, बर्डन का है। बर्डन कहीं भी बोलेंगे, यहाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं बोलिएगा कि बेंच से पहला होल का डिस्टेंस, होल नहीं बोला जाता, होल लाइन बोला जाता है। होल लाइन बोलने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लाइन, यानी कहीं का भी डिस्टेंस हम लेंगे तो आपका बर्डन ही कहलाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? साथ ही साथ बोला गया, साथ ही साथ एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन के बीच की दूरी भी बर्डन कहलाती है। ठीक है, एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन, ठीक है ना, एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन की दूरी भी बर्डन कहलाती है, ये भी दूरी बर्डन कहलाती है। ठीक है, यानी फिर ये भी कहलाएगा, क्योंकि ये भी तो कहला रहा है कि एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का दूरी। तो कोई भी एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का दूरी भी बर्डन कहलाती है। यही बर्डन का दो डिफिनेशन हो गया। ठीक है, पहला कि बेंच एज से पहला होल लाइन का दूरी बर्डन कहला रही है, साथ ही साथ एक होल लाइन से दूसरा होल लाइन का दूरी भी बर्डन कहलाती है, ये भी बर्डन। और फिर भी यहाँ पर फिर बोलेंगे कि एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन की दूरी भी बर्डन कहलाती है, ये भी बर्डन। इसके बाद जितने भी होल लाइन होंगे सब के सब बर्डन ही कहलाएंगे, सारे होल लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बर्डन ही कहलाता है। ठीक, अब बात आता है कि इसको तो समझ रहे हैं बर्डन, ठीक है, इसको पीछे वाले को बर्डन क्यों बोलेंगे? तो समझिए कि मान के चलते हैं, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो मैक्सिमम माइंस में आपका डीले ब्लास्टिंग होती है। ठीक है, तो डीले ब्लास्टिंग जब करेंगे तो ये होल लाइन पहले कट के गिरेगा। ठीक है, ये होल लाइन पहले कट के गिरेगा, पहले ब्लास्टिंग होगा। तो जैसे ही ये होल लाइन पहले कट के गिरेगा तो आपका फ्री फेस यहाँ बन जाएगा, जहां पर फर्स्ट रो है ना वहां पर फ्री फेस बन जाएगा, यानी वो बेंच एज यहाँ आ जाएगा। और जब बेंच एज आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बेंच एज से पहला होल लाइन ये कहलाएगा।
ठीक है, ये हक कहलाएगा, तो उस समय ये भी बर्डन कहलाएगा। फिर जब ये ब्लास्टिंग होकर निकल जाएगा तो फिर बेंच एज यहाँ आ जाएगा, और फिर इसका पीछे वाला लाइन फर्स्ट रो कहलाएगा, तो उस कंडीशन में बेंच एज का पहला होल लाइन का डिस्टेंस फिर आपका बर्डन कहलाएगा। यानी बार बार एक एक लाइन टूट के बाहर निकलते जाएगा, उसमें बेंच एज पीछे आपका शिफ्ट होते जाएगा, और उसका पीछे वाला जो होल रो का डिस्टेंस होगा वो बर्डन कहलाएगा। इसीलिए पहले से ही हम लोग बोल के रख रहे हैं कि आपका एक होल से दूसरे होल, एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का डिस्टेंस भी बर्डन कहला रहा है। यही रीजन है। ठीक है। क्लियर हो गया, बटन क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग दूसरा डिफिनेशन लेते हैं, स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है? ठीक है, स्पेसिंग क्या होता है, तो ये भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है। बर्डन भी एक टाइप का डिस्टेंस है, और स्पेसिंग भी एक टाइप का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग अभी बर्डन को क्या देखें कि बेंच से पहला होल लाइन का डिस्टेंस बर्डन, फिर एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का डिस्टेंस भी बर्डन। ठीक है, फिर उससे पीछे वाला लाइन का भी होल का डिस्टेंस बर्डन। स्पेसिंग क्या, तो इसका डिफिनेशन पढ़िएगा। ओपन कास्ट माइंस में किसी सेम होल लाइन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोला गया, सेम होल लाइन मतलब एक ही होल लाइन, सेम होल लाइन में एक होल से एक होल से दूसरे होल के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, कोई भी सेम होल लाइन में एक होल से दूसरे होल का बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाती है। तो कोई भी सेम होल लाइन लिख दे, जैसे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया, तो कोई एक लाइन ले लीजिए, इस लाइन को लेते हैं, तो इस लाइन पहला वाला लाइन को लेते हैं। तो सेम होल लाइन में एक होल से दूसरे होल का बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिए, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिंग कहलाएगा। ये स्पेसिंग। ठीक है, कोई भी दूरी ले लीजिए, मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस लिए, ये लिए, तो ये भी स्पेसिंग कहलाएगा। ये लिए, ये भी स्पेसिंग कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेम होल लाइन ये भी आएगा, एक होल लाइन, तो ये भी मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाएगा। यहाँ लिए तो ये डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाएगा। यानी कोई सेम होल लाइन में एक होल से दूसरे होल का बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग कहला रहा है। ठीक है, यानी दो होल लाइन नहीं होना चाहिए, सेम होल लाइन होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर देखें कि बर्डन और स्पेसिंग दोनों एक प्रकार का डिस्टेंस है, जो अलग अलग बातों को डिफाइन कर, मतलब अलग अलग डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ गए? यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप बर्डन और स्पेसिंग दोनों ही वर्ड को अच्छा से समझें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव हम पूछ लेते हैं यहाँ पर। बर्डन क्या है? ऑप्शन रहेगा, बर्डन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन प्रीफेस एंड फर्स्ट रो। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive रो, consecutive। consecutive रो,
सी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, और डी बोथ ए एंड बी। देखिए तो कौन सा सही होगा। बर्डन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फ्री फेस एंड फर्स्ट रो। दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रो, यानी दो लगातार लाइन। और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। और चौथा ऑप्शन है बोथ एंड भी। क्या सही होगा बताइए। पांचवा ऑप्शन और भी दे सकता है, पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ देम भी रह सकता है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जिक्र किए थे कि बर्डन का डिफिनेशन बर्डन का डिफिनेशन दो कंडीशन बताया गया है। बेंच एज से पहला होल लाइन का डिस्टेंस भी बर्डन कहलाता है, साथ ही साथ एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का डिस्टेंस भी बर्डन कहलाता है। हाँ, ये जो एक होल लाइन से दूसरे होल लाइन का डिस्टेंस बोल रहे हैं, दोनों कंजिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब दोनों लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट रो है और ये लास्ट रो है तो ये भी तो दो होल लाइन का डिस्टेंस कहलाएगा, तो इसको नहीं कहेंगे। दो कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार। ठीक है, दो लगातार कौन गया, यहाँ पर एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन उसके पीछे में हो गया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाता है बर्डन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी। सही आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी। क्यों बोथ एंड बी क्यों ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर पहला बताया गया डिस्टेंस बिटवीन फ्री फेस एंड फर्स्ट रो। ये फ्रीज हो गया, फ्री फेस हो गया, फर्स्ट हो गया, तो कहलाएगा ही। ठीक है, तो ये भी सही हो रहा है। और डिस्टेंस दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रो, मतलब कोई भी दो लगातार होल लाइन, चाहे ये दोनों होल लाइन, चाहे ये दोनों होल लाइन, चाहे और इसके पीछे रहेगा तो वो दोनों होल लाइन, तो दो लगातार होल लाइन रहेगा, उसके बीच का डिस्टेंस भी आपका बर्डन कहलाता है। तीसरा बोला गया डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, ये पहला लाइन है और लास्ट लाइन है, वो बीच का डिस्टेंस क्या बर्डन कहेंगे, तो नहीं, उसको बर्डन नहीं कहा जाएगा। यानी सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्लियर। तो इससे कई बार इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, दोनों का डिफरेंस यदि आप अच्छा से याद रखिएगा तो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि फ्री फेस यानी ये बेंच एज से पहला होल लाइन का दूरी बर्डन कहलाता है, साथ ही साथ एक होल लाइन से दूसरा होल लाइन का दूरी भी बर्डन कहलाता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव लाइन का दूरी भी बर्डन कहलाता है। ठीक है, चाहे कितनों लाइन पीछे हो जाएगा तो दो अगल बगल जो होल लाइन रहेगा उसका दूरी बर्डन कहेंगे। स्पेसिंग क्या हो गया कि किसी भी सेम लाइन में, कोई भी सेम लाइन में एक होल से दूसरे होल का बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाता है, कोई भी सेम लाइन। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गया तो इसका बीच, दो होल का बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग, यहाँ स्पेसिंग, यहाँ स्पेसिंग, यहाँ स्पेसिंग। ये एक लाइन हो गया तो इसमें भी स्पेसिंग स्पेसिंग, तो कोई भी दो होल का बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग कहलाता है, बशर्ते कि वो होल एक, मतलब वो दोनों होल एक लाइन में होना चाहिए, मतलब सेम रो में होना चाहिए। इसीलिए ये जो दोनों डिफिनेशन है बर्डन और स्पेसिंग, ये रो पर डिपेंड करता है। ठीक है, लाइन पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम सबसे पहले रो का डिफिनेशन बताएं। रो किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं, तो बेंच एज के पैरेलल में जितने भी होल किए गए हैं वो लाइन कहलाता है। यानी ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन होती है, यहाँ पर तीन लाइन है। ठीक है, कभी भी लाइन ऐसे नहीं समझना, परपेंडिकुलर लाइन में आपको लाइन नहीं समझना है, वो लाइन नहीं कहलाता है। आपको फ्री फेस साइड से इमेज करना है, फ्री फेस के साइड से जो आपका होल तैयार होता है वही लाइन कहलाता है, वही रो कहलाता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बर्डन स्पेसिंग क्लियर हो गया, हर एक तरह से हम लोग समझे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कोई भी माइंस में बर्डन का डिस्टेंस कितना रखा जाएगा और स्पेसिंग का डिस्टेंस कितना रखा जाएगा, और वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग के समय, ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के समय बर्डन कितना रखा जाएगा। क्वेश्चन यही है, कितना रखा जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम लोग बर्डन सीख लिए कि फ्री फेस से पहला होल लाइन का दूरी बर्डन कहलाता है, एक होल लाइन से दूसरा होल लाइन, यानी दो कंजिक्यूटिव होल लाइन का दूरी भी बर्डन कहलाता है, और रहेगा कितना। ठीक है, ये माइन टू माइन वेरी करता है, ये डिपेंड करता है रॉक का हार्डनेस पर, साथ ही साथ आपका
होल का डाया पर, ठीक है ना, होल का डाया पर, और साथ ही साथ आपका रॉक का जो आपका हार्डनेस रहेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आंसर नोट कीजिएगा, लिखे हैं कि ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में वैसे तो बर्डन बर्डन बेंच के स्टार्टा एंड होल डाया पर डिपेंड करती है, होल डाया पर डिपेंड करती है, जो अलग अलग माइंस में वेरी कर सकता है। ठीक है, जो अलग अलग माइंस में वेरी कर सकता है यानी चेंज हो सकता है, क्योंकि सब माइंस का अलग अलग हार्डनेस रहेगा स्टार्टा का। तो प्रत्येक ओपन कास्ट माइंस में बर्डन एंड स्पेसिंग का फिक्सेशन ब्लास्टिंग एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, ब्लास्टिंग एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। फिर भी स्टार्टा एंड होल डाया के बेसिस पर, क्या बात की है, स्टार्टा एंड होल डाया के बेसिस पर, होल डाया के बेसिस पर बर्डन निकालने का बर्डन निकालने का एक थंब रूल है जो इस प्रकार है। ठीक है ना, थंब रूल क्या होता है, तो एक मतलब लोकल रूल बोल सकते हैं, लोकल नियम बोल सकते हैं, जो एक प्रैक्टिस बोल सकते हैं। ठीक है, थंब रूल को एक प्रैक्टिस कहा जा सकता है कि प्रैक्टिस के अनुसार से हम लोग स्टार्टा का जो हार्डनेस है और जो आपका होल का डाया है, ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग बर्डन निकालने का काम कर सकते हैं। ठीक है, एक एवरेज, इसमें एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, इसमें एवरेज निकलता है, जो ब्लास्टिंग एक्सपर्ट निकालते हैं ना, वो और भी बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, लेकिन हम लोग एक एग्जाम पर्पज से हम लोग एक एवरेज तरीके से हम लोग बर्डन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये तरीके से। ठीक है, तो इस चार्ट को देखिए, चार्ट को देखिएगा, इसमें है पहला चार्ट, चार्ट में पहला कॉलम में है कंडीशन ऑफ स्टार्टा, यानी हमारा जो जिस बेंच में हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, उस बेंच का स्टार्टा का कंडीशन क्या है। तीन में से कोई एक हो सकता है, या तो हार्ड रॉक हो सकता है जो सैंड स्टोन वगैरह आएगा। ठीक है, हार्ड रॉक के एग्जांपल में आ जाएगा सैंड स्टोन। ठीक है, मीडियम रॉक में आ जाएगा आपका सेल, जो स्टोन होता है सेल स्टोन। और जो सॉफ्ट रॉक होता है उसमें जनरली कोयला आ जाता है, ठीक है, कोल वगैरह, या फिर जो टॉप स्टार्टा होता है ये सब। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का स्टार्टा हो सकता है। तो अब हम लोग बर्डन यदि निकालते हैं इस स्टार्टा के बेसिस पर, तो याद रखिएगा, यदि हार्ड रॉक वाले बेंच में यदि आप होल तैयार कर रहे हैं ब्लास्टिंग के लिए, तो उसमें होल का जो डायमीटर होगा ना, होल का जो डाया होगा, ठीक है, जैसे इमेज कीजिए, ये ओपन कास्ट माइन से यहाँ पर होल किए, ये होल हुआ। ठीक है, तो होल का जो डायमीटर है, ये डाया, होल का जो डाया है ना, ठीक है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे बर्डन, बर्डन हम क्या बोले कि ये जो होल लाइन है, तो ये डिस्टेंस, ये बर्डन कहलाता है। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो बोला गया होल डाया का 25 टाइम्स, होल डाया का 25 टाइम्स। तो यदि मान के चलते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि होल डाया होल डाया इक्वल टू 100 mm मान के चलते हैं, 100 mm मान लिए। ठीक है, तो यदि 100 mm रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, होल डाया 100 mm इंटू 25 टाइम्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2500 mm, ये हो जाएगा मेरा बर्डन। ठीक है, ये हो जाएगा बर्डन। उसके बाद जब बताया गया कि यदि मीडियम रॉक रहता है, तो बोला गया होल डाया का 30 टाइम्स। ठीक है, होल डाया मान के चलते हैं 100 mm है, तो इसका 30 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3000 mm। ठीक है, उसी तरह से यदि आपका सॉफ्ट रॉक है यानी कोयला का बेंच है, तो बोला गया होल्ड डाया का 35 टाइम्स, होल्ड डाया का 35 टाइम्स। यदि मान के चलते होल्ड डाया मेरा 100 mm है, तो इसका 35 टाइम्स, तो हो जाएगा 3500 mm। ठीक है, इस तरह से हम लोग बर्डन निकालने का काम एक थंब रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को नोट कर लीजिएगा। कहीं कहीं पर ना बर्डन का जो डिस्टेंस होता है वो बेंच हाइट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, बेंच हाइट के अकॉर्डिंग, तो बेंच हाइट वाला भी बता देते हैं।
कहीं लिख दे रहे हैं हम, यहीं पर नोट करके, इसी के नीचे ना नोट करके लिखिएगा। ये जब आप कॉलम को बना लीजिएगा, इसी के नीचे नोट करके लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बर्डन, नोट करके लिखिएगा, नोट। बर्डन इक्वल टू 1/2 to 1/3 of बेंच हाइट। देखिए, यदि आपका होल डाया के बेसिस पर, होल डाया के बेसिस पर और जो रॉक का हार्डनेस के बेसिस पर यदि आपका आता है, तो फिर आप इस रूल को अपनाइएगा, ये थंब रूल को अपनाइएगा। और यदि बेंच हाइट के बेसिस पर कहीं पर बर्डन निकालने दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको इस रूल को ले लीजिएगा कि जो बर्डन होता है बेंच हाइट का वन, आपका हाफ या फिर 1/3, ठीक है ना, बेंच हाइट का हाफ या फिर 1/4 होता है। ठीक है, बेंच हाइट का हाफ या फिर क्वार्टर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एग्जांपल लेते हैं कि बेंच हाइट मान के चलते हैं कि 10 मीटर है। बेंच हाइट मान के चलते हैं 10 मीटर है। बेंच हाइट इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो बर्डन क्या हो जाएगा? बर्डन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए, वो यदि लेते हैं हाफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 × हाफ कितना हो जाएगा? यानी 5 मीटर हो गया। ठीक है, यदि हम और एक इससे निकाल सकते हैं 1/3 से, तो 10 × 1/3 तो कितना हो जाएगा? 3×3 = 9। ठीक है, 3.33 आ जाएगा, यानी 3.33 मीटर ये आ जाए। इस तरह से बेंच हाइट के अकॉर्डिंग ही कहीं कहीं पर दिया गया है। ठीक है, ज्यादातर जगह में आपको ये रूल मिलेगा, ठीक है, कहीं पर। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये एग्जाम पर्पज से है, ठीक है। माइंस में ब्लास्टिंग एक्सपर्ट तय करते हैं, वहां का माइंस का कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उसका स्टार्टा को ध्यान में रखते हुए आपका बर्डन और स्पेसिंग डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी आप दोनों तरीके नोट कर लीजिएगा। एक हो गया रॉक हार्ड, रॉक आपका हार्डनेस ऑफ रॉक और होल्ड डाया के बेसिस पर बर्डन का डिस्टेंस क्या क्या होगा, इसका 3 कंडीशन है। ठीक है, और आपका बेंच का हाइट के बेसिस पर बर्डन क्या होगा, उसका आपको यहाँ पर 2 कंडीशन बताएं। ठीक है, तो बर्डन निकालने सीख गए। चलिए आगे चलते हैं, स्पेसिंग निकालने, स्पेसिंग अब देखते हैं, स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि ओपन कास्ट माइंस में बर्डन के बेसिस पर, बर्डन के बेसिस पर स्पेसिंग कैसे निकाला जाता है, स्पेसिंग कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक थंब रूल है। ठीक है, एक मतलब लोकल प्रैक्टिस है कि आपका कंडीशन ऑफ स्टार्टा, यानी जो स्टार्टा का हार्डनेस होगा उसके बेसिस पर, साथ ही साथ जो आपका बर्डन आप निकाल के रखे हैं बर्डन के बेसिस पर। ठीक है, तो आपका रॉक का हार्डनेस यदि हार्ड रहता है, हार्ड रॉक रहता है, तो बर्डन का 1 टाइम्स, बर्डन का 1 टाइम्स स्पेसिंग रखा जाएगा। ठीक है, यदि आपका मीडियम रॉक रहता है, तो उस कंडीशन में बर्डन का 1.25 टाइम्स आपका स्पेसिंग रखा जाएगा। और यदि आपका सॉफ्ट रॉक या कोयला रहता है, तो बर्डन का 1.5 टाइम्स आपका स्पेसिंग रखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मतलब बर्डन से हमेशा बर्डन का इक्वल रहेगा या बर्डन से ज्यादा रहेगा, इस कैलकुलेशन से आपको यही समझ में आ रहा है। इसीलिए एक नोट करके लिखें, स्पेसिंग और बर्डन में रिलेशन क्या है, कि स्पेसिंग मोर देन इक्वल टू बर्डन। ठीक है, स्पेसिंग मोर देन इक्वल टू बर्डन, यानी स्पेसिंग जो होगा या तो बर्डन के इक्वल होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इस तीनों ही कंडीशन से आपको समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलते हैं कि मेरा बर्डन जो है ना, मेरा जो बर्डन है, बर्डन हम मान के चलते हैं कि 5 मीटर निकालें, 5 मीटर है। ठीक है, बर्डन मेरा 5 मीटर है।
क्योंकि बर्डन के बेसिस पर निकल रहा है ना, बर्डन के बेसिस पर निकल रहा है, तो बर्डन हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए, बर्डन मान के चलते हैं 5 मीटर निकला हुआ है, तो स्पेसिंग कितना होगा। तो यदि हार्ड रॉक रहता है तो बोला गया बर्डन इंटू वन टाइम। ठीक है, बर्डन मेरा 5 मीटर है, 5 मीटर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी मेरा बर्डन यदि हार्ड रॉक में यदि हम स्पेसिंग निकाल रहे हैं तो जितना बर्डन रहेगा उतना ही स्पेसिंग रहेगा सेम। ठीक है, उसके बाद यदि मेरा मीडियम रॉक रहता है तो उस केस में बोला गया बर्डन इंटू 1.25 टाइम्स। ठीक है, तो बर्डन मेरा 5 मीटर मान के चले हैं, 5 मीटर इंटू 1.25 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 1.25, 6.25 मीटर। ठीक है, यदि आपका कोयले का या सॉफ्ट रॉक का बेंच है तो उसमें बोला गया बर्डन इंटू 1.5 टाइम्स, यानी बर्डन मान के चलते हैं मेरा 5 मीटर है तो उस केस में इसका 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। इस प्रकार से देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से रॉक का हार्डनेस जैसे जैसे कम हो रहा है उसी तरह से स्पेसिंग बढ़ रहा है। ठीक है, रॉक का हार्डनेस जैसे जैसे बोल सकते हैं ज्यादा रहेगा तो आपका स्पेसिंग भी कम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि स्पेसिंग कम रहेगा तभी होल सामने सामने देंगे, और हार्डनेस रहेगा तो होल जितना सामने सामने रहेगा उतना अच्छा फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जैसे जैसे रॉक का हार्डनेस कम हो रहा है स्पेसिंग का भी आपका स्पेसिंग का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज रिलेशन समझ में आ गया, बर्डन और स्पेसिंग में रिलेशन आपका समझ में आ गया। बर्डन और स्पेसिंग में क्या रिलेशन है, तो देख रहे हैं कि या तो मेरा बर्डन जो या तो जो स्पेसिंग है मेरा, या तो स्पेसिंग बर्डन के इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा या फिर इससे ज्यादा होगा, मतलब बर्डन से आपका स्पेसिंग ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रिलेशन दे दिया, स्पेसिंग मोर देन इक्वल टू बर्डन। ठीक है, ठीक है, स्पेसिंग का सेम केस है, जैसे हम अभी बर्डन निकालने का दो केस बताए ना, बेंच का हाइट के बेसिस पर निकालना सीखे, और साथ ही साथ बोले कि आपका रॉक हार्डनेस के बेसिस पर, आपका होल डाया के बेसिस पर, होल डाया के बेसिस पर निकालने सीखे। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ देखिएगा जो स्पेसिंग निकलता है वो सेम एक ही कंडीशन है, यानी जो स्पेसिंग है मेरा बर्डन पर डिपेंड है। ठीक है, स्पेसिंग जो निकलेगा वो बर्डन के बेसिस पर ही निकलेगा, मतलब बर्डन का जैसा, मतलब बर्डन का जो लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही निकलता है। साथ ही साथ आपका रॉक का स्टाटा को देखते हैं, रॉक का हार्डनेस को देखते हैं। ठीक है, कुछ डिस्कस करना है कर सकते हैं। यहाँ तक अभी आप, अभी अभी तक आपने बर्डन और स्पेसिंग का डिफिनेशन अच्छा से समझा। ठीक है, उसके बाद फिर बर्डन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा थंब रूल के अकॉर्डिंग वो देखें, स्पेसिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो एक थंब रूल देखें। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, स्पेसिंग और बर्डन में दोनों में रिलेशन देखें कि रिलेशन क्या कौन ज्यादा होता है ये देखें आप। ठीक है, आगे और कुछ भी डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल भी सीखेंगे। चलिए, अगला टर्म आ रहा है सब ग्रेड ड्रिलिंग। सब ग्रेड ड्रिलिंग किसे कहते हैं, सब ग्रेड ड्रिलिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंसेस से और ड्राइंग से काफी अच्छा समझेंगे सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है। आंसर नोट कीजिएगा, ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग के बाद, ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग के बाद बेंच के फ्लोर में, बेंच के फ्लोर में टो ना छूटे, टो ना छूटे इसके लिए
प्रत्येक होल की लंबाई यहाँ पर अप्रोक्स दे दीजिएगा, अप्रोक्स अप्रोक्स 10% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, लगभग 10% बढ़ा दी जाती है। इसी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग को इसी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग को सबग्रेड ड्रिलिंग कहते हैं। क्या समझे? ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग के बाद बेंच के फ्लोर में टो न छूटे, इसके लिए प्रत्येक होल की लंबाई लगभग 10% बढ़ा दी जाती है। इसी एक्स्ट्रा ड्रिलिंग को सबग्रेड ड्रिलिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं ड्राइंग से। यहाँ जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो ड्राइंग से 100% समझ में आएगा। देखिए, ये कोई ओपन कास्ट माइंस का बेंचेज है। ठीक है, आप इससे पहले बेंच जियोमेट्री में देख चुके हैं कि ये पॉइंट क्रेस्ट कहलाता है और ये पॉइंट टो कहलाता है। प्रत्येक बेंच का ऐसा क्रेस्ट और टो होता है। ठीक है, इमेज कीजिए कि मान के चलते हैं कि इस बेंच में हम ब्लास्टिंग किए, इस बेंच में हम होल्ड करके ब्लास्टिंग किए, नॉर्मल होल्ड करके ब्लास्टिंग किए। ठीक है, ब्लास्टिंग करने के बाद वहां का जो कंडीशन देखते हैं ना, तो क्या पता चलता है कि ये जो ब्लास्टिंग हुआ, ये जो ब्लास्टिंग हो गया, तो पता चलता है कि जब इस मटेरियल को उठाना शुरू किए, ठीक है, हम जो एक्सकावेटर मशीन है उससे जब उठाना शुरू किए, तो पता चल रहा है कि बॉटम का जो टो है ना, ये जो टो है, ये इस तरह से हीप जैसा छूट गया। मतलब यदि इसको साफ कीजिएगा तो कैसा नजर आएगा, ये ऐसा करके इस तरह करके छूट गया, ऐसा हो गया इस तरह के। इसी को कहते हैं टो छूटना, टो छूटना। यही टो छूट गया, मतलब मेरा जो बेंच का फ्लोर है उसमें एक हिप जैसा मेरा जो रॉक है वो छूट गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देता है। क्या प्रॉब्लम देता है कि जो मेरा सॉवेल मशीन है, ये जो मेरा सॉवेल मशीन है ना, ठीक है, क्राउलर माउंटेड जो सॉवेल मशीन है, जब मटेरियल उठा रहा उस समय यदि आपका सामने में ही मिल गया तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस मशीन को इस टो में चढ़ाना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और मटेरियल को पूरा साफ नहीं कर पाए, मटेरियल आपका जैसे जैसे यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, साफ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा, रैंपिंग करना होगा, इसमें रैम्प बनाना होगा, डोजर से अच्छा से प्लेटफॉर्म देना होगा, उसके बाद इस मशीन को चढ़ाना होगा। यदि बहुत ज्यादा हैवी मशीन है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, थोड़ा सा लाइट मशीन है यदि तो फिर कुछ राहत हो सकता है। तो फिर इसमें रैंपिंग करके, ठीक है, प्लेटफॉर्म बना के फिर इस मशीन को चढ़ाना है, फिर उस आगे वाला मटेरियल को साफ करना है, तभी साफ हो पाता है। और फिर एक प्रॉब्लम रह भी जाता है कि ये जो टो है फिर इसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। ये जो टो छूट गया है इसको हटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको नहीं हटाएंगे तो मेरा बेंच एक रेगुलर फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको सेकेंडरी ब्लास्टिंग के द्वारा हटाने की जरूरत पड़ती है। सेकेंडरी ब्लास्टिंग, फिर इसमें होल करते हैं, छोटे छोटे होल करते हैं, और इसको फिर से ब्लास्टिंग किया जाता है। फिर से इसको ब्लास्टिंग, जिसको हम लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग से फिर इसको रिमूव किया जाता है, इसको फिर पूरा हटा दिया जाता है। ये प्रॉब्लम होता है। तो यदि किसी माइंस में आप बार बार ब्लास्टिंग कर रहे हैं और बार बार ऐसा टो छूट जा रहा है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, सब ग्रेड ड्रिलिंग करने की जरूरत पड़ती है। सब ग्रेड ड्रिलिंग मतलब जो आप एक नॉर्मल बेंच का हाइट के अकॉर्डिंग आप जो नॉर्मल होल का लेंथ रख रहे थे, उससे आपको कुछ ज्यादा होल का लेंथ बढ़ा देना होगा। ठीक है, होल का लेंथ ज्यादा बढ़ा देना होगा। ठीक है, वो जो बढ़ा हुआ लेंथ है उसी को सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका टो छूटना बंद हो जाएगा। यदि आप होल का लंबाई बढ़ाना शुरू कर दिए, सारे होल का लंबाई बढ़ाना शुरू कर दिए, तो उस केस में अगला जो ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस देखिएगा तो उसमें ये टो छूटना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर दो लाइन हम बोल रहे हैं, दो लाइन बोल रहे हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि आपका टो ना छूटे, टो ना छूटे, इसके लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, टो टो ना छूटे, इसके लिए इसके लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि टो बार बार छूट रहा था, तो हमको उसको टो अगला ब्लास्टिंग में नहीं छूटना चाहिए, जिसके लिए हम लोग सबग्रेड ड्रिलिंग किया। मतलब ये जो होल का लंबाई जो नॉर्मल हम कर रहे थे, होल का लंबाई लगभग बेंच का जो लेवल है, फ्लोर है, उससे ज्यादा डेप्थ कर दिए।
ठीक है, तो अब क्या होगा कि ज्यादा डेप्थ तक गड्ढा हो जाएगा तो उसके कने छूटेगा ही नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा होल का लंबाई की है, इसी को सबग्रेड ड्रिलिंग कहेंगे। यानी टो ना छूटे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। सबग्रेड ड्रिलिंग, सबग्रेड ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी प्रत्येक ब्लास्टिंग में हम लोग सबग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। अब यदि एक पॉइंट आता है कि टो छूट गया है, टो छूट गया है, उसे कैसे हटाया जाएगा? तो यहां पर क्या बात आ रहा है, ये टो छूट चुका है, टो छूट चुका है, तब इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? इसके हटाने के लिए सबग्रेड ड्रिलिंग नहीं होगी, इसको हटाने के लिए सेकेंडरी ड्रिलिंग और सेकेंडरी ब्लास्टिंग होगी। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेंगे, इसका जवाब हो जाएगा सेकेंडरी ड्रिलिंग, सेकेंडरी ड्रिलिंग, या बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्लास्टिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है। यदि किसी को पूछ दीजिए, आप अभी पूछिए कि टो छूट गया है, माइंस में बार बार मतलब टो छूट चुका है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन में खाली सबग्रेडियंट डाल दीजिएगा, सबग्रेडियंट ठीक लगाएंगे ही, तो ये गलत तरीका हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो टो ना छूटे इसके लिए हम लोग सबग्रेडियंट लगाते हैं, और टो छूट गया है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं। हाँ, यदि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है तो उस केस में हमारा जो रॉक ब्रेकर मशीन है ना, तो रॉक ब्रेकर मशीन से भी उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऑप्शन में अभी नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, रॉक ब्रेकर, तो रॉक ब्रेकर से भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया में रहेगा तो सेकेंडरी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना जरूरी हो जाता है। बोलिए पंकज कुमार। प्रणाम सर। बोले सर, जैसे होल सब रीडिंग ड्रिलिंग करेंगे सर, उसमें ज़्यादा अगर बेंच में गड्ढा हो जाएगा तो फिर टूट जाएगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा? इसीलिए इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मात्र 10% ही किया जाता है, ज्यादा लंबा कहाँ कर रहे हैं हम लोग। जैसे 10 मीटर है, 10 मीटर आपका होल का लंबाई है, तो उसका 10%, तो 1 मीटर आपको बढ़ाना है बस। लगभग 1 मीटर बढ़ा दीजिए, तो उससे ज्यादा गड्ढा नहीं होता। हल्का गड्ढा होगा तो मटेरियल उसमें लेवल कर देंगे हम लोग। यस। देखिए, यदि आपका यहाँ जमीन गड्ढा हो जाता है, ये जमीन गड्ढा हो उससे जाता है, हो तो उस केस में हम यहाँ पर मटेरियल उठाएंगे ही नहीं। जब हम इसको साफ करते हुए जाए। जाएंगे, ठीक है, साफ करते हुए जाएंगे तो इस मटेरियल को उठाएंगे नहीं, लेवल में ही रहने देंगे, मटेरियल भरा हुआ ही रह जाएगा। तो मेरा मशीन स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये मतलब टो छूट जाता है, तो उस केस में मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उससे उससे अच्छा है तो गड्ढा ही हो जाए। ये टो ना छूटे, यस उससे सर। अच्छा तो मेरा गड्ढा हो जाए, गड्ढा को हम भर के आगे जा सकते हैं। लेकिन टो के ऊपर कैसे जाएंगे, ये ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, गड्ढा छूटता है इसमें तो उससे सर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए गड्ढा छूट भी जाता है तो उसको मटेरियल जो ओवरबर्डन मटेरियल है उसको छोड़ दिया जाएगा, और लेवल में हम लोग चलना शुरू करते हैं। इसमें सभी होल ठीक। में नहीं, दस हाँ, परसेंट सभी होल, एक्स्ट्रा किया सभी होल, जाएगा? सभी होल, सभी होल में, सभी होल में हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दो होल में कर देंगे तो फिर तो सब जगह छूट ही जाएगा। यस सर, थैंक यू, समझ में आ गया, थैंक यू। इसको यहाँ पर एक ड्राइंग ड्राइंग कर देते हैं फिर से, सबगेट डीलिंग का। ये जैसे कि बेंच हो गया, ये बेंच हो गया। ठीक है, हम लोग पहले नॉर्मल हाइट करते थे, मतलब बेंच होल का लंबाई बेंच का हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। बेंच बेंच का जितना हाइट उतना ही आपका होल का डेप्थ उतना ही। ये पहले होल का डेप्थ इतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन बार बार देख रहे हैं कि टो छूट रहा है, तो टो छूट रहा है तो हम लोग क्या किए, ये जो होल का लंबाई है उससे कुछ होल का लंबाई बढ़ा दिए, होल का लंबाई बढ़ा दिए, सारे होल्स, जितने भी होल्स है उसका सबका लंबाई बढ़ा दिए। ठीक है,
ये बढ़ा हुआ होल है ना, इसी एक्स्ट्रा होल को ही कहते हैं हम लोग सब गेट ड्रिलिंग, नहीं तो पूरा को नहीं कहेंगे। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा किए टो ना छूटे, इसके लिए जो एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग बढ़ाएं, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसी को कहते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग। सब ग्रेड ड्रिलिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग। और ये पूरा क्या कहलाएगा? पूरा होल शॉर्ट होल। ठीक है, इसी तरह से ये भी सब ग्रेड ड्रिलिंग, सब सारा सब ग्रेड ड्रिलिंग में काउंट आएगा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये लगभग कितना, 10%। 10%। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलते हैं कि ये लंबाई हम जो जनरल पहले करते थे 10 मीटर करते थे हम लोग, होल का लंबाई 10 मीटर, तो 10 मीटर का 10% क्या हो जाएगा? 10 मीटर का 10% कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जा रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग 1 मीटर बढ़ा देंगे। तो वो होल, ये जो सबगेट डीलिंग है, होल का जो ओरिजिनल लंबाई है उस पर डिपेंड करेगा। यदि मान के चले 20 मीटर हो रहा है तो फिर उस केस में ज्यादा लंबा बढ़ेगा। ठीक है, तो होल का जो लंबाई पहले आप जो कर रहे थे उस पर डिपेंड करता है, उसका लगभग 10%। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कि यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछ रहे हैं कि सबग्रेड तो न छूटे, इसके लिए सबग्रेड ड्रिलिंग किस बेंच में किया जाएगा? ऑप्शन रहेगा ओबी बेंच, दूसरा रहेगा कोल बेंच, तीसरा रहेगा बोथ। बताइए क्या सही आंसर होगा? सबग्रेड ड्रिलिंग जो हम लोग करेंगे कौन सा बेंच में करेंगे? ओबी बेंच में, कोल बेंच में, दोनों जगह? कहाँ जरूरत पड़ सकता है? आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कहाँ जरूरत पड़ सकता है। पर्पस हम लोग को पता है कि टो ना छूटे, ठीक है, बेंच का फ्लोर में हीप ना छूट जाए, इसके लिए हम लोग करते हैं। तो हीप छूटने का चांस कहाँ रहेगा? ओबी में, कोयला में, या दोनों में? जवाब दीजिए फटाक से, लेट नहीं। चलिए ठीक है, सही आंसर है। सही आंसर हो जाएगा ओबी बेंच। क्योंकि कोयला एक सॉफ्ट रॉक, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो उसमें कभी भी टो नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। वो हल्का फुल्का छूट भी जाता है तो सॉफ्ट इतना रहता है कि मेरा एक्सकवेटर उसको कटिंग कर सकता है। ठीक है, इसलिए कोल बेंच में, कोल सिम में, यानी कोल का जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं उसमें टो छूटने का चांसेस ना के बराबर। हल्का फुल्का छूट भी जाएगा तो मेरा मशीन ही काट सकता है, इतना सॉफ्ट है वो कोयला। ठीक है, इसलिए कभी भी कोल बेंच में हम लोग सबके डीलिंग कभी नहीं करते हैं। जब भी सबके डीलिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो केवल और केवल ओबी बेंच में ही पड़ेगी। ठीक है, और उसमें ओबी बेंच में भी, यदि ओबी बेंच में भी बात करते हैं, यदि सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक है, टॉप सॉइल ऊपर वाला है, ठीक है, तो उस केस में भी वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा। हार्ड रॉक में ही जरूरत पड़ता है, हार्ड रॉक में ही टो छूटने का चांसेस रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सबगेट डीलिंग को काफी अच्छा से समझे। सबगेट डीलिंग क्या होता है, कितना मतलब कितना किया जाता है, किसको कहते हैं, ठीक है, सबगेट डीलिंग से हमको बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, पर्पस सब कुछ समझ गए। कहाँ नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं, ये क्लियर हुआ।
और ये केवल ओपन कास्ट का ही टर्म है, याद रखिएगा, अंडरग्राउंड का टर्म नहीं है। चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म आ रहा है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर यानी पीएफ किसे कहते हैं? ठीक है, वैसे यदि अंडरग्राउंड वाला शॉर्ट फायरिंग किए होंगे तो वहां पर भी ये डिफिनेशन बताए थे। ठीक है, इसी के बेसिस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल भी कुछ देखेंगे। तो पाउडर फैक्टर क्या होता है, चार्ज फैक्टर क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पाउडर फैक्टर का डिफिनेशन लिखिएगा, प्रति केजी एक्सप्लोसिव से, यानी पर केजी एक्सप्लोसिव से जितना टन मटेरियल टूटता है उस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं पाउडर फैक्टर। उस रेशियो को ही पाउडर फैक्टर कहा जाता है। यानी 1 केजी एक्सप्लोसिव से जितना टन मटेरियल, जितना टन मटेरियल मतलब मटेरियल में क्या आ जाएगा, तो मटेरियल में ओबी भी हो सकता है या फिर कोल भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मटेरियल इसलिए लिखे हैं कि खाली कोयला लिखेंगे तो ओबी छूट जाएगा, ओबी लिखेंगे तो कोल छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम मटेरियल लिखे हैं। ठीक है, कि मटेरियल में मेरा ओबी भी आ जाएगा या कोल भी आ जाएगा, जिसका ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं वही आएगा। ठीक है, और दोनों का जो यूनिट होगा वो टन ही होगा, याद रखिएगा। यही सबसे इसमें थोड़ा सा मतलब अलग है। ठीक है, पाउडर फैक्टर में ही आपको थोड़ा सा अलग से सीखना पड़ता है कि इसमें पाउडर फैक्टर का जो डिफिनेशन, आपका जो फॉर्मूला है ना, उसका फॉर्मूला देखिएगा तो पाउडर फैक्टर इक्वल टू होता है टोटल आउटपुट इन टन और डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव इन केजी। यानी जो भी हम आउटपुट ले रहे हैं, चाहे वो ओबी हो, चाहे ओबी हो, या चाहे कोल हो, या कोल हो, उसको टन में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। टन से ही आपका जो ये रेशियो तभी हमको निकाल पाते हैं, तभी आपका जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आता है वो आपका मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ओबी हो चाहे कोयला हो, टन में ही लेना है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे मटेरियल। तो डिफिनेशन क्या आया, प्रति केजी एक्सप्लोसिव से जितना टन मटेरियल टूटता है उस रेशियो को लोग पाउडर फैक्टर बोलते हैं। पाउडर फैक्टर का डिफिनेशन आपका फॉर्मूला हो गया टोटल आउटपुट इन टन डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव इन केजी। एक्सप्लोसिव को हमेशा केजी में लेंगे और मटेरियल को चाहे ओबी हो चाहे कोयला हो हमेशा टन में लेंगे, तभी हमारा पाउडर फैक्टर निकलेगा। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके ये पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट कि अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में जो पाउडर फैक्टर निकालेंगे तो वो 2 से कम नहीं चाहिए। 2 बोलने का मतलब हो गया 2 टन पर केजी, इसका यूनिट आप ऐसा बोल सकते हैं, 2 टन पर केजी से कम नहीं होना चाहिए। यानी 1 केजी एक्सप्लोसिव पर 2 टन मटेरियल से कम नहीं टूटना चाहिए। यदि इससे कम टूटता है तो हम समझेंगे कि हमारा जो ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस है, यानी जो इफिशियंसी है, वो सही नहीं है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा आउटपुट कम आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक नोट करके लिखिएगा, दूसरा पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करने से हमें ब्लास्टिंग की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ब्लास्टिंग की परफॉर्मेंस, या बोल सकते हैं इसका एफिशिएंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता पता चलती है। ठीक है, पाउडर फैक्टर क्यों कैलकुलेट करते हैं, ब्लास्टिंग तो किए ठीक है, लेकिन ब्लास्टिंग के बाद जब आप पाउडर फैक्टर निकालिएगा तो पाउडर फैक्टर निकालने से ये हम लोग को पता चलता है कि हम जो ब्लास्टिंग किए वो ब्लास्टिंग से हमारा जो माइंस का बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता चलता है। ठीक है ना, बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता चलता है। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस सही हुआ या सही नहीं हुआ ये पता चलता है। इसीलिए हम लिखे कि पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करने से ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस पता चलता है, यानी लॉस बेनिफिट पता चलता है, या बोल सकते हैं एफिशिएंसी पता चलता है। ठीक है, लॉस और बेनिफिट क्या हुआ, लॉस बेनिफिट पता चलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई ब्लास्टिंग में, कोई ब्लास्टिंग में यदि हम, मेरा आउटपुट 1,000 टन मटेरियल आउटपुट हो रहा है, 1,000 टन। ठीक है, 1,000 टन मटेरियल आउटपुट हो रहा है और वहां पर मान के चलते हैं कि 250 केजी एक्सप्लोसिव मेरा जा रहा है, 250 केजी एक्सप्लोसिव वहां पर खर्चा हो रहा है। ठीक है,
हम जब किसी बेंच में जब हम लोग ब्लास्टिंग किए तो ब्लास्टिंग करने से हमको 1,000 टन आउटपुट मिला, और उस ब्लास्टिंग में 250 केजी हमारा एक्सप्लोसिव खर्चा हुआ। तो बताइए कि क्या हो जाएगा पाउडर फैक्टर। तो पाउडर फैक्टर क्या निकलेगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 250 4 हो जाएगा ना। 4 आया, तो यहाँ पर आ जाएगा पाउडर फैक्टर इक्वल टू 4 टन पर केजी। याद रखिएगा पाउडर फैक्टर का जो यूनिट होता है ना, टन पर केजी होता है। यानी इससे क्लियर हो गया कि हम जो ब्लास्टिंग किए उसमें 1 केजी पर 4 टन मटेरियल टूटा। 1 केजी पर 4 टन, क्योंकि टोटल एक्सप्लोसिव खर्चा हुआ था 250 टन। 250 टन 250 केजी एक्सप्लोसिव में 1,000 टन मटेरियल टूटा था। तो 1 केजी एक्सप्लोसिव में कितना टन मटेरियल टूटेगा, तो डिवाइड करने से पता चल गया कि 1 केजी एक्सप्लोसिव में 4 टन मटेरियल टूट रहा है। यही हो गया हमारा पाउडर फैक्टर। ठीक है, तो सब सब चीज का एक 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 स्टैंडर्ड बना हुआ है कि पाउडर फैक्टर कितना आएगा, तो आपके माइंस में लॉस बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये माइंस में आपको पता चल जाएगा कि हमारे माइंस में जो स्टार्टा का कंडीशन है, ठीक है, उसको देखते हुए वहां पर जो पाउडर फैक्टर का जो स्टैंडर्ड है उसको फिक्स करके रखा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझे पाउडर फैक्टर का डिफिनेशन, समझे उसका फॉर्मूला, समझे उसका कुछ कुछ कंडीशन समझे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पाउडर फैक्टर का डेफिनेशन है, प्रति केजी एक्सप्लोसिव में जितना टन मटेरियल टूटता है उस रेशियो को हम लोग पाउडर फैक्टर बोलते हैं। पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया टोटल आउटपुट इन टन, चाहे ओबी रहे चाहे कोयला रहे, टन में ही लेना है, डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव इन केजी, एक्सप्लोसिव को केजी में लेना है। ठीक है, यदि बात करें कि अंडरग्राउंड के केस में यदि हम पाउडर फैक्टर निकालते हैं तो 2 से कम नहीं होना चाहिए ना, 2 टन पर केजी से कम नहीं होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस सही है। यदि 2 से कम आता है तो परफॉर्मेंस सही नहीं है। ठीक है, ओपन कास्ट वाला डाटा अभी यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं, ओपन कास्ट वाला देखते हैं, कहीं से खोज पाते हैं तो उसको देंगे। क्योंकि ओपन कास्ट में क्या होता है ना, कि ओपन कास्ट में कभी ओबी में कभी आपका कोयले में होता है। ठीक है, ओबी का भी स्टाटा अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन में जो रेशियो है काफी रेंज जाता है। ठीक है, तो और पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करने से हमको क्या पता चलता है, तो परफॉर्मेंस पता चलता है, यानी लॉस बेनिफिट पता चलता है, यानी एफिशिएंसी पता चलता है। ये वर्ड याद रखिएगा। अब हम लोग और एक टर्म को देखते हैं, चार्ज फैक्टर। जस्ट इसका उल्टा कंडीशन। चार्ज फैक्टर क्या है, चार्ज फैक्टर जिसको शॉर्ट में सीएफ कहते हैं। सीएफ किसे कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा। प्रति टन मटेरियल तोड़ने के लिए, यानी 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए जितना एक्सप्लोसिव केजी में, जितना एक्सप्लोसिव केजी में जरूरत पड़ती है, उस रेशियो को ही हम चार्ज फैक्टर कहते हैं। उस रेशियो को ही हम चार्ज फैक्टर कहते हैं। जस्ट पाउडर फैक्टर का उल्टा रिलेशन है ये। ठीक है, पाउडर फैक्टर का उल्टा कंडीशन है ये। ठीक है, पाउडर फैक्टर हमने क्या देखे थे कि 1 केजी से कितना टन टूट रहा है मटेरियल, ये पता चलता है। लेकिन इसमें पता चल रहा है कि 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए कितना केजी एक्सप्लोसिव का जरूरत पड़ रहा है, ये पता चलता है। ठीक है, इसलिए चार्ज फैक्टर का फॉर्मूला लिखिएगा। चार्ज फैक्टर इक्वल टू टोटल एक्सप्लोसिव इन केजी डिवाइडेड टोटल आउटपुट इन टन। ठीक है, इसमें केजी आपका एक्सप्लोसिव ऊपर चल गया और आउटपुट नीचे चला आया। ठीक है, चार्ज फैक्टर इक्वल टू क्या समझे, टोटल एक्सप्लोसिव इन केजी और डिवाइडेड टोटल आउटपुट इन टन। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा आउटपुट है, आउटपुट है आउटपुट है आपका 1,000 टन। ठीक है, और एक्सप्लोसिव लगा है इसमें, एक्सप्लोसिव लगा है 250 केजी। जस्ट वही वाला एग्जांपल लिए हम, पहले वाला एग्जांपल। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो टोटल एक्सप्लोसिव ऊपर में रखना है 250 केजी। ठीक है, डिवाइडेड आउटपुट हो जाएगा 1,000 यहाँ पर टन। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका चार्ज फैक्टर पॉइंट में। सौ डिवाइडेड 1,000, 0.25। इसमें देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, इसमें इसमें यूनिट रहेगा 0.25 केजी पर टन। पर टन, ये उल्टा हो गया। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए 0.25 केजी एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ रही है। 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए 0.25 एक्सप्लोसिव केजी का जरूरत पड़ रहा है, ये पता चलता है। ठीक है, दोनों के यूनिट पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। पाउडर फैक्टर का यूनिट होता है, पाउडर फैक्टर का यूनिट होगा टन
पर केजी, और चार्ज फैक्टर का यूनिट होगा केजी पर टन, जस्ट उल्टा। ठीक है, अभी तक हम लोग डिफिनेशन सीख चुके हैं। बर्डन का डिफिनेशन सीखें, स्पेसिंग का डिफिनेशन सीखें, ठीक है ना। फिर हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग देखें। फिर हम लोग आपका पाउडर फैक्टर और चार्ज फैक्टर का डिफिनेशन देखें। अब इन्हीं सारे टर्म के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को डील करेंगे जो आगे आ रहा है। चलिए, एक न्यूमेरिकल आ रहे हैं, नोट कीजिएगा। इन एन ओबी बेंच ऑफ कोल माइन द फॉलोइंग डाटा वेर फाउंड। ठीक है, मतलब एक कोल माइन के ओबी बेंच में ये सब डाटा हमको मिला है। क्या क्या? पहला है हाइट ऑफ द बेंच 9 मीटर। ठीक है, बेंच का हाइट 9 मीटर है, ओबी बेंच का हाइट 9 मीटर है। बर्डन उसका 5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेसिंग ज्यादा होना चाहिए। बर्डन 4 मीटर है और स्पेसिंग 5 मीटर है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर है। सबग्रेड डीलिंग भी दिया गया है। अभी हम लोग सबग्रेड डीलिंग पढ़े थे। सबग्रेड डीलिंग 1 मीटर है, 1 मीटर है। कोलर स्टेमिंग लेंथ, यानी जब हम लोग बारूद होल में बारूद चार्ज करने के बाद जो स्टेमिंग करते हैं, उस स्टेमिंग का लेंथ है, यानी स्टेमिंग कॉलर का लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, डाया ऑफ होल, यानी होल का डायमीटर। ठीक है, जो होल किए हैं ब्लास्टिंग के लिए, होल का डायमीटर, और या फिर एक्सप्लोसिव का डायमीटर भी उसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग ओपन कास्ट माइंस में जो हम लोग बारूद डालते हैं, वो होल डाया के अकॉर्डिंग ही रहता है, यानी या फिर ओपन एक्सप्लोसिव डालते यदि है तो होल डाया के अकॉर्डिंग ही वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो जो होल का डाया होगा वही एक्सप्लोसिव का डाया होगा। तो होल का डाया आपका 200 mm दिया गया है, 200 mm है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.91, 0.91 दिया हुआ है। और फिर वो दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक, यानी ओबी का, ओबी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2। ठीक है, तो तीन चीज निकालने बोल रहा है। प्रोडक्शन क्या होगा, यानी आउटपुट बोल सकते हैं। प्रोडक्शन की जगह आउटपुट भी लिखा रह सकता है। आउटपुट, आउटपुट क्या होगा? ठीक है, पाउडर फैक्टर क्या होगा, चार्ज फैक्टर क्या होगा, तीन चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इतना सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक चीज बताते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या बोल रहे हैं, एक बेसिक चीज बताते हैं जो हर एक जगह पर काम दे देगा आपका। ठीक है, जैसे कि हम ड्राइंग कर रहे हैं ओपन कास्ट का। देखिए, मान के चलते हैं कि एक कोल सीम है। ठीक है, इसके ऊपर में वो भी है। ठीक, यदि कोई पूछे कि ये जो आपका कोल सीम है, मान के चलते हैं कि हम लोग इधर से एक्सट्रैक्शन करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि 1000 मीटर तक हमको एक्सट्रैक्शन करना है।
1000, ये जो लंबाई है ना 1000 मीटर है, 1000 मीटर है। ठीक है। और जो मेरा माइंस का जो बेंचेज का जो चौड़ाई है, मान के चलते हैं कि 500 मीटर है, 500 मीटर। मेरा जो माइंस का ये बेंच का जो चौड़ाई है 500 मीटर है। ठीक है। और ये जो कोल सीम का थिकनेस जो है ना, कोल सीम का थिकनेस मान के चलते हैं 3 मीटर है, 3 मीटर है। तो बताइए कि यदि हम 1000 मीटर तक इस कोल सीम को निकाल लेते हैं तो हमको कितना कोयला मिलेगा, पहले ही आपको यदि कोई पूछे। ठीक है, आप माइंस के ओवरमैन सरदार रहेंगे। ठीक है, उसके इसमें बहुत सारे ऊपर के अधिकारी आते हैं तो आपको पूछते हैं कि भाई इतना दूर तक हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, हमारा लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और हाइट इतना है, तो बताइए कितना कोयला हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है। टारगेट दे देगा कितना हमको 6 महीना में, 5 महीना में, 3 महीना में निकालना है, तो अब कितना कोयला निकाल पाएंगे ये बताइए। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको याद रखना है कि कोयले का कितना कोयला निकलेगा टन में, यदि आपको जवाब देना है तो आपको क्या करना है कि पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो जो इसका लेंथ है, लेंथ, जो इसका विड्थ है, विड्थ, और जो इसका हाइट है, हाइट, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, लेंथ 1000 मीटर इंटू विड्थ 500 मीटर इंटू हाइट 3 मीटर, कितना आ जाएगा 1000 इंटू 500 इंटू 3, इतना 15 लाख मीटर की, 15 लाख मीटर की इसका वॉल्यूम निकला। ये तो हो गया वॉल्यूम। यदि ओबी बेंच रहता, ओबी बेंच रहता तो तुरंत हम बता देते हैं हाँ भाई कि मेरा 15 लाख मीटर की हम यहाँ से ओबी निकालने वाले हैं। लेकिन कोयले का यदि आउटपुट पूछेगा तो टन में यदि बताना है, टर्न में यदि बताना है तो आपको क्या करना है कि आपको इस कोयले का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए या तो डेंसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहे या डेंसिटी पता रहे, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आपको इस वॉल्यूम से डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि डेंसिटी पता है तो डेंसिटी को आपको फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान के चलते हैं इस कोयले का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मान के चलते हैं 1.4 है, 1.4 है। तो आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम है 15 लाख, ठीक है, इंटू 1.4, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो कोयला टन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटू 1.4 कितना जा रहा है, 2 1 1 2 3 4 5, इतना टन हो गया। मतलब 21 लाख, 21 लाख टन आपका कोयला निकल रहा है, 21 लाख टन आपका कोयला निकल रहा है। ये हो गया क्लियर। ठीक है ना, 21 लाख टन मतलब सिंपल सा तरीका है। कोई भी ब्लॉक, चाहे वो कोयला का हो चाहे वो ओबी का हो, उस ब्लॉक का आपका लेंथ ले लीजिए, विड्थ ले लीजिए और हाइट ले लीजिए, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वॉल्यूम निकलेगा। उस वॉल्यूम को उस मटेरियल के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मेरा टन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना मटेरियल हम टन में आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए बेसिक बताएं कि ये जरूरत पड़ेगा अभी, जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही तरीका अभी अपनाना पड़ेगा, इसीलिए हमको बेसिक बता दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें उसी तरह दिया हुआ है, बेंच का हाइट दिया हुआ है 9 मीटर, बर्डन दिया हुआ है 4 मीटर, स्पेसिंग दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, सबग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ 1 मीटर। ठीक है, स्टेमिंग दिया हुआ 3 मीटर, होल्ड आया 200 mm। ठीक है, और आपका जो आपका एक्सप्लोसिव का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.91 और जो रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर होल की संख्या नहीं दिया हुआ है, होल की यहाँ पर संख्या नहीं दिया हुआ, होल की संख्या दिया रहता तो फिर टोटल निकलता। लेकिन यहाँ पर होल का जब संख्या नहीं रहता तो फिर एक होल के द्वारा ब्लास्टिंग किया हुआ मटेरियल निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि होल का संख्या दिया रहेगा तो हम जो मेरा
इसको बेंच हाइट और बर्डन स्पेसिंग को मल्टीप्लाई करके जो मेरा वॉल्यूम आता है उसको यदि होल का संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा टोटल आउटपुट निकलता है। लेकिन यदि मेरा होल का संख्या नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो सिर्फ एक होल के द्वारा जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, एक होल के द्वारा टूटा हुआ मटेरियल का वॉल्यूम निकलता है, ठीक है, या फिर उसका मास निकलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम एक होल का हम लोग मटेरियल को निकालेंगे, एक होल के द्वारा ब्लास्टिंग करने पर कितना आपका मटेरियल आउटपुट हो रहा है। चलो इसको सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर टोटल आउटपुट पहले निकाल लीजिए। टोटल आउटपुट बाय वन होल क्या होगा? एक होल के द्वारा यदि आपका आउटपुट निकलेगा तो क्या करना है आपका? बेंच हाइट, हाइट इनटू बर्डन इनटू स्पेसिंग, ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम होगा, और इनटू जिसको ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिस रॉक को ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में वो टन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइट कितना है? 9 मीटर, ठीक है, इनटू बर्डन कितना है? अच्छा, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ये किए थे ना, बर्डन आपका 4 मीटर है और स्पेसिंग आपका 5 मीटर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बर्डन आपका 4 मीटर इनटू स्पेसिंग आपका आपका 5 मीटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है जिस रॉक को ब्लास्टिंग कर रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक, रॉक है 2। अब कितना आ रहा है? इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टन में आ जाएगा। 9 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, 540। ठीक है, 540, 540 टन। ठीक है, 540 टन मेरा आउटपुट हुआ एक होल के द्वारा, ये आउटपुट पता चल गया। तो ये क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे पाए। ठीक है, प्रोडक्शन निकल गया, प्रोडक्शन निकल गया 540 टन। ठीक है, अब हमको चाहिए पाउडर फैक्टर और चार्ज फैक्टर। तो पाउडर फैक्टर तभी निकलेगा, पाउडर फैक्टर का हम लोग इससे पहले फॉर्मूला देखें, टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव। तो टोटल आउटपुट तो पता चल चुका है 540 टन, एक्सप्लोसिव निकलना है, मैंने एक होल में हम लोग कितना एक्सप्लोसिव चार्ज किए हैं ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो एक्सप्लोसिव जब निकल जाएगा तो उसको क्या करेंगे? एक्सप्लोसिव से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा पाउडर फैक्टर निकल जाएगा। तो हमको पहले एक्सप्लोसिव निकालना, एक्सप्लोसिव निकालना सबसे टफ चीज होता है, उसमें थोड़ा सा बारीक से ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका गलत हो सकता है। तो अब एक्सप्लोसिव निकालते हैं, ये डाटा याद रखिएगा। 540 टन आया है। ठीक है, टोटल आउटपुट मेरा 540 टन आया, प्रोडक्शन 540 टन। ठीक है, पेज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर टोटल आउटपुट मेरा आ चुका है, टोटल आउटपुट या प्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रोडक्शन 540 टन आया है। ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा सा एक्सप्लोसिव का क्वांटिटी जो एक होल में कितना डाल रहे हैं, टोटल एक्सप्लोसिव कितना चार्ज कर रहे हैं, उसको निकालने की थोड़ा सा एक ड्राइंग का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बेस तक समझ में आ जाए, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको बेसिक समझ में आ जाए, इसलिए हम एक ड्राइंग का हेल्प ले रहे हैं। ये मेरा होल है, ये मेरा होल। ठीक है, लेकिन उस होल में बोला गया था सबग्रेड ड्रिलिंग भी किया गया 1 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग भी 1 मीटर है, 1 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग भी है। क्या दिक्कत हुआ पंकज कुमार? बोलिए क्या दिक्कत? सर आउटपुट 360 टन होगा सर। 360 आ रहा है।
अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 लेना था ना, मिस्टेक हम की। ठीक है ठीक है, एक मिनट देखते हैं। 945। 2 सर। 2 लेना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 था। हाँ 360 आ रहा है, ठीक है, मिस्टेक हुआ हमसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 360 आ रहा है। 360 टन। ठीक है, सही है। इसलिए 360 टन आ रहा है कि वहां पर हम लोग क्या किए थे कि बेंच का जो हाइट है, हाइट इनटू बर्डन इनटू स्पेसिंग और इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट मेरा था 9 मीटर, बर्डन मेरा था 4 मीटर, स्पेसिंग मेरा था 5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी था 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आ रहा है 360 टन। सब चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 टन। हाँ, ये वॉल्यूम को जब भी ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यू। मीटर क्यू आएगा, मीटर क्यू को जब स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 360 टन प्रोडक्शन। इसको जो पहले वाला जो लाइन लिखे थे उसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा यदि कोई लिख लिए होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आउटपुट 360 टन आ चुका है। अब आपको हम लोग एक्सप्लोसिव निकालना सिखाते हैं कि एक्सप्लोसिव कैसे निकलता है। समझिएगा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है समझिएगा। ये मेरा सबग्रेड ड्रिलिंग, 1 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग है। ठीक है, बेंच हाइट मेरा कितना है? बेंच हाइट मेरा 9 मीटर है। 9 मीटर, तो होल का लंबाई कितना हो जाएगा? तो होल का लंबाई 10 मीटर हो जा रहा है। ठीक है, 9 मीटर बेंच का हाइट और 1 मीटर और ज्यादा होल का लंबाई की है, तो 10 मीटर मेरा होल का लंबाई हो रहा है। ठीक है, बारूद चार्ज किए आप यहाँ से। बारूद जब चार्ज करेंगे तो बारूद चार्ज करेंगे तो बारूद यहाँ से जमा होना शुरू हो जाएगा। ये बारूद चार्ज किए, बारूद चार्ज किए। ठीक है, और ऊपर में आप स्टेमिंग किए, ऊपर में स्टेमिंग कर दिए, स्टेमिंग कर दिए। ठीक है, तो उस केस में आपको समझ में आ रहा है कि स्टेमिंग का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर। स्टेमिंग का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर दिया हुआ है डाटा में। तो आप देखिए एक्सप्लोसिव कितना में भरा गया, एक्सप्लोसिव कितना में भरा गया ये देखिए। ठीक है, एक्सप्लोसिव कितना भरा गया। तो टोटल हम अभी बता रहे थे, टोटल जो लंबाई था ये, टोटल होल का लंबाई था कितना? 10 मीटर। 10 मीटर, क्योंकि 9 मीटर बेंच साइड और 1 मीटर सब गेट ड्रिलिंग। ठीक है, तो 10 मीटर हो गया। तो उस केस में क्या आ रहा है कि आपका जो बारूद भरा गया है वो कितना? तो 10 मीटर में 3 मीटर आपका स्टेमिंग कॉलम हो गया, तो कितना भरा गया? 7 मीटर में। 7 मीटर में मेरा एक्सप्लोसिव भरा गया। यहाँ तक आपको अपने से समझ कर निकालना होगा। ये जब निकल जाएगा तब फिर आप इजी हो गया। यहीं पर आपका दिक्कत होता है, सबको यहीं पर दिक्कत होता है, इसी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ निकल गया 7 मीटर। अब आपको क्या करना है कि ये चूंकि जो होल है वो एक सिलिंड्रिकल शेप लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले इस सिलिंड्रिकल शेप का जो आपका अंदर का जो आपका वॉल्यूम है वो निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे और इसका जो एक्सप्लोसिव का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सप्लोसिव मेरा आपका टन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब निकालते हैं कि टोटल टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव इक्वल टू, यहाँ पर इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है, जो सिलिंड्रिकल शेप का जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर पाई का वैल्यू या तो 22/7 लिख सकते हैं या फिर 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, जो डाटा लेना है। 3.14 इंटू आर कितना? आर मतलब इसका रेडियस, ये जो होल है ना, होल, ये होल है, तो इसका रेडियस। तो डाया कितना दिया हुआ था? डाया दिया हुआ था 200 mm। 200 mm दिया हुआ था, तो 200 mm को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? उसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो 200 mm है, 200 mm ये इसका डाया हो गया। तो डाया का आधा होता है रेडियस, तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया मेरा रेडियस। ठीक है, यानी 100 mm मेरा रेडियस हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 mm हो जाएगा, 100 mm।
ठीक है। लेकिन चूंकि एमएम में है और हमारा यहाँ पर सारा जो वॉल्यूम में निकालेंगे तो मीटर क्यूब में निकालना होगा। ठीक है, इधर डाटा सब आपका जो हाइट वगैरह है, देखिए यहाँ पर ये जो हाइट लेंगे फिर मीटर में लेंगे, तो इसलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कोई भी एमएम को हमको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और चूंकि आर का स्क्वायर है तो ये तो पूरा आर हो गया, इसका स्क्वायर दे देना है इंटू एच। एच कितना आ रहा है, तो एच कौन सा है, ये एच जहां से जहां तक बारूद भरे यहां से लेकर यहां तक एच, ये हो गया एच। ठीक है, हाइट तो कितना हो गया 7 मीटर। 7 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप काट सकते हैं, ये दो आपका दो दो कट जाएगा, सीधे से काटेगा, दो दो कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा है। इस प्रकार से कैलकुलेट करने पर आ जाएगा आपका, कैलकुलेट इसको पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 0.22 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.22 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 0.22 मीटर क्यूब आ गया। अब ये तो हो गया, वॉल्यूम निकल गया, इस जहां तक एक्सप्लोसिव चार्ज किया है ना उसका वॉल्यूम निकल गया। तो हमको एक्सप्लोसिव का आपका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है। ठीक है, तो उस इस वॉल्यूम को यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सप्लोसिव का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो मेरा वो टन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे 0.22 मीटर क्यूब इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना था एक्सप्लोसिव का, तो आप डाटा में देखे होंगे 0.91। अब ये मेरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टन में आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.198 टन। कोई भी वॉल्यूम को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टन में आएगा। लेकिन चूंकि हमको पाउडर फैक्टर निकालना है तो बारूद हमको केजी में चाहिए, बारूद हमको केजी में चाहिए, बारूद निकल चुका है टन में, तो टन को हमको क्या करना है, केजी में लाना है। तो जब भी टन को, ये जो आपका 0.198 टन आया है, ठीक है, इसको यदि हमको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये केजी में कन्वर्ट होगा, यानी 198 केजी। ये आ गया, ये मेरा बारूद निकल गया। यानी इस होल में हम 198 केजी बारूद चार्ज किए हैं। ठीक है, इस होल के द्वारा टोटल आउटपुट निकला है 360 टन। ठीक है, और इस होल में बारूद चार्ज किए हैं हमारा 198 केजी। आराम से निकलेगा पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर पीएफ, पीएफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो टोटल आउटपुट मेरा कितना है 360, 360 डिवाइडेड मेरा टोटल एक्सप्लोसिव कितना निकला 198। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर आ जाएगा 1.81, और यूनिट क्या हो जाएगा, टन पर केजी, क्योंकि ये 360 टन में है और ये केजी में है। ये हो गया। ठीक है, क्या निकालें, ये हमारा निकल गया पाउडर फैक्टर आसानी से, क्योंकि पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला है टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव। तो टोटल आउटपुट मेरा पहले से निकला हुआ 360 टन, और मेरा एक्सप्लोसिव अभी निकला 198 केजी। 198 केजी से 360 टन को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.81, और चूंकि इसका यूनिट हो जाएगा टन पर केजी, टन ऊपर में है, केजी आपका है। इससे क्लियर हो गया कि 1 केजी एक्सप्लोसिव से मेरा 1.81 टन मटेरियल टूट रहा है। अब यदि चार्ज फैक्टर निकालेंगे तो चार्ज फैक्टर का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव डिवाइडेड टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल एक्सप्लोसिव कितना है 198 केजी, और टोटल प्रोडक्शन है 360 टन। डिवाइड कर दीजिए 360 से, 360 से आपका 198 को तो आ जाएगा 0.55, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर टन। ये हो जाएगा, मतलब 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए 0.55 केजी का जरूरत पड़ रहा है। ये निकल गया, तो आपका तीनों ही आंसर निकल गया, तीनों ही आंसर निकल गया। क्या क्या, टोटल आउटपुट निकला, ये हो गया पाउडर फैक्टर निकला, ये हो गया चार्ज फैक्टर निकला, तो नहीं डाटा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर यदि कुछ डाउट बच रहा है आपका तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी तरीके से। हाँ, यहाँ पर हम लेंदी प्रोसेस इसलिए बताएं कि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर धीरे धीरे इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको ड्राइंग, आपके एग्जाम में ड्राइंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा आपको। यदि जब आप यहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन को बनाते बनाते जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ड्राइंग करने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन ड्राइंग इसलिए हम किए हैं कि इसमें कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, चाहे मेरा बेंच हाइट कुछ भी रहेगा, ठीक है, और स्टेमिंग कॉलम कुछ भी रहेगा, सबगेट ड्रिलिंग कुछ भी रहेगा, तो आप इसमें सेट कर दीजिए, आपका सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम इससे हट के हम एक क्वेश्चन और एक देते हैं इसी तरह से, लेकिन उसमें कुछ डेटा को चेंज करेंगे। ठीक है, आपको उसमें पकड़ना है कि इसमें क्या करना चाहिए इसमें। ठीक है। क्वेश्चन है, इन एन ओबी बेंच of coal mine, the following data were found bench height। इसमें बेंच हाइट नहीं ले रहे हैं, होल का लेंथ बता रहे हैं। ये थोड़ा सा हम लाइन चेंज कर रहे हैं, होल लेंथ। होल लेंथ 10 मीटर। बर्डन 4 मीटर। स्पेसिंग 5 मीटर। सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर। स्टेमिंग कॉलम, स्टेमिंग लेंथ 3 मीटर। होल डाया
200 mm डेंसिटी डेंसिटी ऑफ रॉक, एक्सप्लोसिव का ही ले ले या रॉक का ही लेते हैं। डेंसिटी ऑफ रॉक 2000, इसमें आता है, अभी ठीक है, और डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव 900। तो निकालना है टोटल आउटपुट इक्वल टू क्वेश्चन पीएफ इक्वल टू क्वेश्चन सीएफ इक्वल टू क्वेश्चन, ये 3 चीज निकालना है। देखिए हम यहाँ पर चेंज क्या क्या किए वो ध्यान रखना है। चेंज कहाँ कहाँ पर किए हम, वहां पर दिया था बेंच हाइट, यहाँ पर हम दिए होल लेंथ। होल लेंथ दिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, बर्डन स्पेसिफिक सब तो लगभग सेम है। यहाँ पर रॉक का वहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, हम यहाँ पर डेंसिटी दिए, इस बात को ध्यान रखना है। या वहां पर एक्सप्लोसिव का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, हम यहाँ पर डेंसिटी दिए। ठीक है, यही 3 जगह पर चेंज किए। ठीक है, तब अब कैसे बनेगा देखिए। ये तो डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग टोटल आउटपुट निकालते हैं। टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट यानी प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ड्राइंग पहले बना लेते हैं, यहाँ पर ड्राइंग पहले बनाना पड़ेगा। ड्राइंग से आपको बताते हैं। देखिए, ये बेंच हो गया, है ना, ये हो गया होल। होल लेंथ, होल लेंथ कितना दिया, 10 मीटर। ठीक है, होल का लेंथ 10 मीटर, जिसमें आपका सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है। होल का लेंथ आपका 10 मीटर है, जिसमें सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है। होल का लेंथ में सबग्रेड ड्रिलिंग इंक्लूड रहता है। होल के लेंथ में सबग्रेड ड्रिलिंग इंक्लूड रहता है। यानी यहां से यहां तक आपका दिया है 1 मीटर, सबग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर। अब पूरा जो होल का लंबाई है वो दिया है, ये जो पूरा लंबाई है, जगह कम बच रहा है। होल का लंबाई पे ले लेते हैं। होल का लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर, और ये जो सबग्रेड ड्रिलिंग है 1 मीटर। ठीक, अब इसमें देखिए स्टेमिंग कॉलम कितना दिया हुआ है। स्टेमिंग कॉलम, स्टेमिंग, इसमें लोग बारूद भरेंगे, बारूद भरेंगे, और स्टेमिंग कॉलम दिया हुआ है 3 मीटर। स्टेमिंग कॉलम दिया हुआ है 3 मीटर। ये हम लोग माउथ को जो बंद करेंगे, ये 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। यानी ये जो स्टेमिंग कॉलम है 3 मीटर। तो आप समझिए, यहाँ पर मेरा बारूद कितना भरा हुआ है, तो बारूद भरा हुआ है टोटल 10 मीटर है, इसमें 7 मीटर में बारूद भरा हुआ है, 7 मीटर में बारूद भरा हुआ है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेंच जो आउटपुट हम लोग निकालते हैं ना, जब भी आउटपुट निकालने बोलेगा तो उसमें होल का लेंथ को कभी नहीं लिया जाता, बेंच का हाइट को लिया जाता है। ठीक है, बेंच का हाइट को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि बेंच हाइट, यदि हम ब्लास्टिंग जब करेंगे तो हम मटेरियल जब उठाते हुए जाएंगे तो बेंच हाइट के लेवल में ये जो फ्लोर मेंटेन करते हुए जाएंगे, इधर नीचे यदि गड्ढा भी हो गया तो उस मटेरियल को नहीं लिया जाता, उस मटेरियल को वहीं छोड़ दिया जाता है। यानी ये हाइट को कभी नहीं लिया जाता मटेरियल, मतलब ये जो आपका फ्लोर का लेवल है ना, ठीक है, मटेरियल हम इसी को उठाएंगे, यही मेरा आउटपुट हो गया। नीचे यदि मेरा ब्लास्टिंग हो भी गया है, टूट भी गया है, तो ये मटेरियल को आपको काउंट नहीं करना है, इस मटेरियल को नहीं उठाना है। इसीलिए मेरा जब इसमें हम आउटपुट निकालेंगे तो ये लेंथ हाइट को इसको कंसिडर नहीं करना है, आपका बेंच हाइट को कंसिडर करना है, क्योंकि आउटपुट इतना ही निकलेगा। तो बेंच हाइट कितना हो जाएगा? टोटल 10, टोटल होल का लंबाई 10। ठीक है, तो मेरा ये 1 मीटर आपका मेरा हो गया, आपका सबग्रेड ड्रिलिंग हो गया, तो बेंच का हाइट कितना हो गया? तो बेंच का हाइट हो गया 9 मीटर। बेंच का हाइट हो गया 9 मीटर। 9 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि 1 मीटर तो इधर एक्स्ट्रा ड्रिलिंग किए हैं, तो मेरा बेंच का हाइट 9 ही मीटर हो जाएगा। अब आराम से निकलेगा। इतना जानकारी हो गया, अब आराम से निकलेगा। अब समझिए, अब यहाँ पर टोटल आउटपुट कैसे निकलता है? तो टोटल आउटपुट के लिए बेंच का जो हाइट है, हाइट इंटू बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक। ठीक है, क्या क्या है पता कीजिए। हाइट हमको पता है 9 मीटर आ गया, 9 मीटर। ठीक है, बर्डन कितना है? तो बर्डन मेरा है 4 मीटर, 4 मीटर। स्पेसिंग कितना है? तो स्पेसिंग है 5 मीटर, 5 मीटर। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक, रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? तो यहाँ पर देखिए रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, रॉक का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है। याद रखिएगा, कोई भी मटेरियल का यदि डेंसिटी दिया हुआ है तो उस केस में उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका वो स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2000 डिवाइडेड 1000, डिवाइड करने पर आ जाएगा 2, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 आया। उसी तरह से एक्सप्लोसिव का भी निकाल सकते हैं। एक्सप्लोसिव का जो डेंसिटी है 900 है, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.9, ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोनों को निकाल लिए। अब यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी रॉ को डाल देते हैं, 2 है, 2। अब मेरा टोटल आउटपुट कितना हो गया? टोटल आउटपुट निकालते हैं। सेम वही है जो आ रहा है, सेम चीज आ रहा है, लग रहा है। 9 × 4 × 5 × 2, 360 टन। सेम वही डाटा मैच कर रहा है, 360 टन। शॉर्ट में नहीं होता, 360 टन। ये हो गया टोटल आउटपुट। ठीक है, यानी ये जो एक होल ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, इससे आपका 360 टन मटेरियल टूटेगा। हाँ, यहीं पर यदि आपका नंबर ऑफ होल रहता, नंबर ऑफ होल रहता कि 10 गो होल या 20 गो होल या 30 गो होल ब्लास्टिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ होल की संख्या दिया रहता, तो उस केस में आपको यहाँ से, आप यदि 20 होल दिया रहता तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते, तो उस केस में आपका टोटल आउटपुट निकल जाता। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये टोटल आउटपुट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अब हमको निकालना, ये तो निकल गया, ये मेरा टोटल आउटपुट क्लियर हो गया। टोटल आउटपुट निकल गया 360 टन, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमको पाउडर फैक्टर निकालना। पाउडर फैक्टर निकालने के लिए दो चीज चाहिए, टोटल आउटपुट, टोटल और मिल गया है, टोटल एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव नहीं जानते कितना एक्सप्लोसिव चाहिए, ये नहीं जानते, अब एक्सप्लोसिव निकालना है। ठीक है, अब हमको टोटल एक्सप्लोसिव निकालना है, टोटल एक्सप्लोसिव। तो इसका फॉर्मूला, होल का फॉर्मूला क्या लगाए थे? पाई आर स्क्वायर एच, होल का वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच। इसका लिए थे पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर मतलब रेडियस, तो होल का डाया का आधा हो गया रेडियस। ठीक है, तो होल का डाया कितना है? होल का डाया दिया हुआ है, होल का डाया कितना दिया? 200 mm दिया हुआ है। सेम चीज वही जो हो जाएगा, यहाँ पर 200 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा निकल जाएगा रेडियस। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि चूंकि ये में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये था ना।
समझे सर। और ये चूंकि ये तो आर हो गया, रेडियस हो गया, ये स्क्वायर भी दिया हुआ है, आर स्क्वायर। ठीक है, एच, एच कितना है, एच ये किसका लेंगे, तो ये एच लेंगे मेरा जो जिसमें बारूद भरा हुआ है, होल, जितना दूरी तक बारूद भरा हुआ है, बारूद यहां से लेके यहां तक भरा हुआ है, तो 7 मीटर एच हो गया, 7 मीटर। सेम वही डाटा आ गया। तो इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.22 मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर क्यूब में निकला, इसका वॉल्यूम निकला, इसका वॉल्यूम निकला मीटर क्यूब में। लेकिन इसको क्या करना है, इस मीटर क्यूब को आपको इसका स्पेसिफिक रेटिंग उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मीटर क्यूब जो है ना, होल का जो वॉल्यूम है, इसको कर देना है एक्सप्लोसिव का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9, इससे 0.9, इससे आपको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये निकल जाएगा टन, आपका ये टन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.22 इंटू 0.9, वही आ गया 0.198 टन आया, टन। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 0.198 इंटू 1000। ठीक है ना, क्योंकि आपका 1000 केजी में आपका एक टन होता है। ठीक है, तो उस केस में आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 198 केजी। ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा बारूद निकल गया। ठीक है, इस होल के अंदर में 198 केजी बारूद चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट डिवाइडेड टोटल एक्सप्लोसिव, टोटल एक्सप्लोसिव। ठीक है, टोटल आउटपुट मेरा निकला हुआ पहले से 360, सेम वही डाटा आ रहा है, 360 डिवाइडेड 198, कितना आ गया, 360 डिवाइडेड 198। हाँ, ये आपका टन में था और ये आपका केजी में था, तो आ गया, डिवाइड करने पर आ गया 1.81, 1.81 यूनिट क्या हो जाएगा, टन पर केजी। ठीक है, यानी 1 केजी एक्सप्लोसिव से 1.81 टन मटेरियल टूट रहा है। ठीक है, उसी तरह से चार्ज फैक्टर जस्ट इसका उल्टा होता है, टोटल एक्सप्लोसिव डिवाइडेड टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट बस उल्टा कर देंगे, 198 केजी डिवाइडेड 360 टन, कितना आ रहा है, 0.55, 0.55 केजी पर टन। यानी 1 टन मटेरियल तोड़ने के लिए 0.55 केजी एक्सप्लोसिव का जरूरत पड़ रहा है। आपका तीनों निकल गया। क्या क्या निकला, निकला आपका निकला आपका यहाँ पर टोटल आउटपुट निकला हुआ है। ठीक है, ये पाउडर फैक्टर निकला हुआ है, ये आपका चार्ज फैक्टर निकला हुआ है, सेम। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर देखिए डाटा कुछ अलग भी आ जाता है, यदि हम यहाँ पर होल का लेंथ कुछ प्लस माइनस कर देंगे तो आपका सारा डिफर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर हम आपको स्पेशल यहाँ पर क्या बताएं कि ये फिगर बहुत जरूरी है, फिगर को 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि होल का लेंथ दिया रहेगा तो आपको होल का लेंथ पूरा कंसिडर करना है, जिसमें आपका सबग्रेड ड्रिलिंग इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद बेंच हाइट अलग से निकाल लेना होगा, और यदि बेंच हाइट दिया रहेगा तो फिर बेंच हाइट के बाद आपको सबग्रेड ड्रिलिंग अलग से लेना है, इसी बात को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आया कि यदि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी रॉक और एक्सप्लोसिव का पहले से दिया हुआ है तो फिर आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि डेंसिटी में दिया हुआ है तो फिर आपको उसको 1000 से डिवाइड करने पर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके आपका जो कोई मटेरियल है, जो वॉल्यूम है, वो टन में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर डिफरेंस पता है। ठीक है, कोई डाउट है तो बातचीत कर सकते हैं।
ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यही रखते हैं। हम क्या करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चन और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, यदि आप बना पाइएगा तो ठीक है, और नहीं बना पाएंगे तो इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।